तो सपोज़ हम एक ग्राफ बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के लिए। तो मान लो कि इस एक्सिस में हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया d, ठीक है, और इस एक्सिस में ले लिया फोर्स। चलो पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर जो हमने अभी डायग्राम जैसे बनाया था उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम A से B पोजीशन तक हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं, A से B पोजीशन तक, और एक फोर्स इस पर लगाते हैं, एक कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट A पोजीशन पर था तब भी फोर्स की उतनी ही वैल्यू थी, कितनी, ये वैल्यू थी फोर्स की F। B पोजीशन पर आ गया तब भी फोर्स की उतनी ही वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा था इस ऑब्जेक्ट पर A से लेकर B पोजीशन तक, ठीक है। अब ये जो ग्राफ बना है यहाँ से A से B पोजीशन तक, मान लो ये A डैश हमने लिख लिया और इस पॉइंट को लिख लिया B डैश। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है तो तुम्हें एक रेक्टेंगुलर शेप का एरिया दिखाई दे रहा है इस लाइन के नीचे। ये जो A डैश B डैश लाइन है ये एक्चुअली क्या है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है लेकिन फोर्स कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ बना A डैश B डैश लाइन हमें दिखाई दे रहा है। इस लाइन के नीचे जो एरिया है, अगर इस एरिया को हम कैलकुलेट करें, ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखो क्या आता है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो A से B पोजीशन तक मान लो D डिस्प्लेसमेंट हुआ है और ये हमारा F फोर्स था। तो अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, D इसका लेंथ है और F इस रेक्टेंगुलर एरिया का विड्थ है। तो क्या आ जाता है, देखो F इंटू डी, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये F जो है F कॉस थीटा भी हो सकता है, F भी हो सकता है, मतलब हमने ये मान के किया है कि F जो है वो कांस्टेंट है, वो F कॉस थीटा भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि फोर्स का ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, F जो है वो कौन सा फोर्स है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर कंप्लीट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है तो पूरा पूरा F ले लिया जाएगा, और अगर नहीं है उसका एक कंपोनेंट है तो F कॉस थीटा ले लिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये हमने यहाँ पर मान लिया है कि ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में, कंप्लीट फोर्स। तो हमने एरिया अंडर द ग्राफ निकाला, वो F इंटू डी आ गया, ठीक है। और F इंटू डी क्या चीज़ था, अभी जो हमने डिस्कशन किया उसके अकॉर्डिंग F इंटू डी तो वर्क डन होता था। आई बात समझ में? तो इस डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर हम निकालें तो वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है कि जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमें पता हो, उनका रिलेशन पता हो कि हाउ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फोर्स और फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑन फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फोर्स, दोनों के बीच का हमें रिलेशन अगर पता हो तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। क्या टेक्निक, कि हम एरिया अंडर द ग्राफ बनाएंगे। कौन सा ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ बनाएंगे, उसके अंदर जो एरिया आ रहा है उस एरिया को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो एरिया वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये टेक्निक तुम्हें यहाँ पर कोई खास इंपॉर्टेंस वाली नहीं लगती होगी, लेकिन ये टेक्निक तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब फोर्स एक वेरिएबल फोर्स होता है। तो अभी जैसा बोल रहे थे कि फोर्स हमारे सामने दो टाइप के आ सकते हैं कैलकुलेशन करते टाइम। एक तो होते हैं कांस्टेंट फोर्स और दूसरे होते हैं वेरिएबल फोर्स। तो दो टाइप के फोर्सेस हमारे सामने आ सकते हैं कैलकुलेशन करते समय, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस में, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। तो अगर कांस्टेंट फोर्स है तब तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात है नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दो। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि फोर्स का वो वाला कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, ठीक है। कंप्लीट फोर्स हमेशा नहीं लेना होता है, फोर्स का वो कंपोनेंट लेना होता है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट बात क्या है। कांस्टेंट फोर्स है तो तुमने आराम से ग्राफ बना लिया और ये हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स होता तब हमारे लिए ये टेक्निक ज़्यादा यूज़फुल हो जाती, ठीक है। वेरिएबल फोर्स, जैसे इसमें तो फोर्स कांस्टेंट था, ये जो ग्राफ बना है यहाँ पर हमारा फोर्स है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट फोर्स था, ठीक। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स होता, ठीक है, ये है कांस्टेंट फोर्स, अगर वेरिएबल फोर्स होता तो वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या हुआ कि वो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ
चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल तुम्हें एक एग्जांपल भी बताते हैं वेरिएबल फोर्स का। वेरिएबल फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एक इजी एग्जांपल बताते हैं, स्प्रिंग में डेवलप होने वाला फोर्स। स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है वो वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है, पिछले चैप्टर में ही। तो स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है वो स्प्रिंग में होने वाले चेंज इन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। माइनस साइन भी होता है, माइनस साइन बस ये बताता है कि अगर स्प्रिंग को खींचोगे यानी लंबाई को बढ़ाओगे स्प्रिंग की, तो फोर्स अंदर की तरफ होगा, लंबाई को कम करना चाहेगा। और अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, उसकी लंबाई घटाना चाहेंगे, तो वो ऐसा फोर्स होगा कि अपनी लंबाई को बढ़ाना चाहेगा। तो माइनस साइन ये इंडिकेट करता है। बट यहाँ पर हमारे जो मेन काम की चीज़ है वो ये है कि फोर्स चेंज इन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि तुम स्प्रिंग को जैसे जैसे खींचते चले जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ते चला जाएगा। यानी कि ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है, ये कोई फिक्स फोर्स नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल भी बता देते हैं। 2 पॉइंट मासेस, ये तुमने 9 क्लास में पढ़ा था। 2 पॉइंट मासेस अगर हैं m1 और m2 और उनके बीच में डिस्टेंस है r, ठीक है, तो इनके बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद होगा तुम्हें, F = G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये फार्मूला याद होगा, ये तुमने पढ़ा था 9 क्लास में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर देखो ये जो F है ना, ये G तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m1 m2 बॉडीज़ के ये जो पॉइंट मासेज हैं इनके मास हैं, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि अगर इन बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस हम चेंज करते चले जाएं तो क्या आता है, F = 1/r², मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये फोर्स है, यानी कि ये भी एक वेरिएबल फोर्स है। तो इन 2 एग्जाम्पल से तुम समझ गए होगे कि वेरिएबल फोर्सेस का मतलब क्या होता है। वेरिएबल फोर्सेस का मतलब होता है कि वो फोर्सेस डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ बदलते रहते हैं, ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं वेरिएबल फोर्सेस। तो ये वाली जो टेक्निक है एरिया की हेल्प से वर्क कैलकुलेट करने वाली, ये ऐसे केसेस में ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है जब फोर्सेस वेरिएबल होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स में तो हमेशा एरिया जो होगा वो रेक्टेंगुलर टाइप का ही आएगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये लाइन ऐसे ही सीधी चली जाएगी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल रहेगी, यानी डिस्प्लेसमेंट लाइन के पैरेलल होगी, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। यहाँ भी उतना ही है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है, बट फोर्स यहाँ भी F था, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, सब जगह F है, तो ऐसे एक रेक्टेंगल ही बनेगा। रेक्टेंगल का एरिया निकालना बहुत ईजी है। ये हमने सिर्फ इसलिए बताया कि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि एरिया बराबर वर्क कैसे हुआ, ठीक है। तो ये टेक्निक हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है कब, जब हम वेरिएबल फोर्सेस के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब वेरिएबल फोर्सेस के लिए अगर हम इस टेक्निक से वर्क कैलकुलेट करें तो क्या होता है। तो अब हम करेंगे क्या, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स से किया गया वर्क, ठीक है। तो पहले हम एक इजी एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा फोर्स ले लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए कैसा ग्राफ आएगा, इधर मान लो हमने ले लिया फोर्स और इधर ले लिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम x भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा d लिखें। अगर इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाना है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है, तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेना होगा। मान लो कि F = kx, ठीक है। माइनस kx होता है, माइनस को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। माइनस साइन बस ये बताने के लिए है कि x के डायरेक्शन के अपोजिट में f होगा, ठीक है। बट अभी हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। अभी हमें बस ये देखना है कि कोई ऐसा फोर्स है, ये स्प्रिंग फोर्स हमने ऐसा कहा नहीं है, कोई भी फोर्स है जो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा फोर्स भी लीनियरली बढ़ेगा। तो ये ऑलरेडी तुम्हें पता होगा कि जब लीनियर रिलेशन होता है इस तरह का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है। ओरिजिन से पास होते हुए x 0 होगा तो f भी 0 हो जाएगा, देखो x 0 लिखा तो f भी 0 हो जाएगा। ओरिजिन से पास होता है 45 डिग्री पे होता है, ये सब तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ज्योमेट्री में।
तो ये ऐसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से 45 डिग्री पर है। ठीक है, ये ग्राफ आया। तो इस ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें तो कितना एरिया आएगा, देखो ये वाला एरिया, ये जो ग्राफ के नीचे आ रहा है, ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कितना एरिया आएगा, अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि वर्क डन जो होता है वो एरिया के बराबर होता है। वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा, वो एरिया अंडर द ग्राफ के बराबर होगा। एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बराबर ये एरिया होगा। ओके, तो वर्क डन बाय द फोर्स अगर हमें निकालना है तो वो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा। ये एफ ग्राफ हमने लिखा था, कुछ डॉक्टर स्टाइल में लिख दिया इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा अब। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे जो एरिया है वही वर्क डन के बराबर, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो वर्क इक्वल टू एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे, देखो डिस्प्लेसमेंट मान लो 0 से लेकर x तक हुआ और फोर्स की वैल्यू 0 से लेकर f तक चेंज हुई। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर शेप का एरिया दिख रहा है, तो कैसे निकालेंगे एरिया, 1/2 बेस कितना है, देखो 0 से लेकर x तक, तो बेस हो गया x, 1/2 बेस इंटू हाइट कितनी है, ये फोर्स की जो वैल्यू है वही हाइट है। ठीक है, तो 1/2 f इंटू एक्स, और f की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास थी तो हमने यहाँ पे f की वैल्यू भी लिख दी, तो 1/2 k x स्क्वायर, ये वर्क डन की वैल्यू आ गई। कौन से केस में, जब f इज़ प्रोपोर्शनल टू x होता है। ठीक है, इस तरह का हमने एरिया कैलकुलेट करके वर्क कैलकुलेट कर लिया। ठीक, लेकिन ये जो दो केस हमने भी डिस्कस किए, ये दोनों तो ईजी थे, जिसमें फोर्स कांस्टेंट रहता है तो ग्राफ ऐसा आ गया, रेक्टेंगुलर शेप का एरिया आ गया। रेक्टेंगल के एरिया का हमें फार्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया हमने, पता चल गया। ट्रायंगुलर शेप का एरिया आया जब f प्रोपोर्शनल टू x था, उसके लिए भी हमें फार्मूला पता है कि ट्रायंगल का एरिया का ये फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन कभी ऐसे फोर्सेस भी हो सकते हैं कि जिनसे बनने वाला एरिया हमारे किसी नॉन शेप का नहीं होता है। नॉन शेप का नहीं है तो उसके लिए हमें एरिया का फार्मूला भी नहीं पता होगा, तब क्या करेंगे। तो ऐसा केस कैसे हो सकता है, मान लो कि ये हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया, इधर ले लिया हमने डिस्प्लेसमेंट और इधर ले लिया फोर्स। ठीक है, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया, तो सपोज कुछ ऐसा ग्राफ आया, मान लो कि ऐसे आया ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ ना तो रेक्टेंगुलर एरिया हमें देगा और ना ही हमें देगा ट्रायंगुलर एरिया, ये कुछ अलग ही टाइप का, और भी कर्व हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं एक ही बार कर्व हो, फिर भी हमने सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा बना लिया है। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये सपोज ए पॉइंट ले लिया ग्राफ में, ये ले लिया बी। डिस्प्लेसमेंट मान लो यहाँ से हुआ x1 से लेकर x2 तक हुआ, और फोर्स की वैल्यू मान लो यहाँ से यहाँ तक चेंज हुई। शुरू में f की कुछ वैल्यू थी, f1 थी मान लो, और लगातार चेंज हो रही, कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही वैल्यू, और लास्ट में जा कर के मान लो हो गई f2। ठीक है, तो अब इसमें एरिया कैसे निकालोगे, इसमें जो एरिया है वो तो ना रेक्टेंगुलर शेप का है, ना ट्रायंगुलर है, ना ट्रेपेजियम है, मतलब कोई भी नॉन टाइप का ग्राफ हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, कोई नॉन टाइप का शेप नहीं मिल रहा है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम वर्क डन निकाल तो सकते हैं, एरिया कैलकुलेट करके वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ होगा, ये बात तो हमें पता है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो ग्राफ बना है, ग्राफ का जो शेप है वो हमारे किसी नॉन शेप का नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या करेगा कि भाई ऐसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो तो रेक्टेंगुलर बन जाएगा, इसका एरिया निकाल लो, और ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो उसका क्या करोगे फिर, वो तो ट्रायंगल है नहीं। ट्रायंगल होता अगर ये ऐसे सीधे लाइन होती। ठीक है, तो अब तुम याद करो कि हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। अगर याद करोगे इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग होता है, इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो उस वाले वीडियो लेक्चर को अगर तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन का मतलब भी यही होता है, क्या, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना। देखो
अगर मान लो दो क्वांटिटीज़ हैं y और x, ठीक है, y और x दो क्वांटिटी हैं एंड y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाता है, y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि x बदलने के साथ साथ y बदल जाता है, इसका ये मतलब है y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, ठीक। तो y x का फंक्शन है, कैसा भी फंक्शन हो सकता है, जैसे अभी हमने लिखा था ना इधर स्प्रिंग वाला f प्रोपोर्शनल टू x, तो वहाँ भी f x का फंक्शन था, फोर्स x का फंक्शन था, वैसे यहाँ पर y जो है वो x का फंक्शन है। तो कैसा भी शेप का ग्राफ हमें मिल सकता है, मान लो ऐसा हमें शेप मिल गया, ठीक है। तो इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो हम इंटीग्रेशन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो इंटीग्रेशन मेथड से अगर एरिया निकालना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ इंटीग्रेशन मेथड से निकालते हैं, तो क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx और x की लिमिट x1 से x2, ठीक है। अब इसको ज़रा समझा देते हैं इसका क्या मीनिंग है, ठीक। y dx लिमिट x1 टू x2 ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ठीक है, हम बार बार रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि तुम लोग उसे जिससे कि देख लो, ठीक। तो ये जो हमने लिखा है एरिया अंडर द ग्राफ y dx फ्रॉम x1 टू x2, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि जो x में वेरिएशन है वो x1 से लेकर x2 तक होता है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये x एक्सिस था, हाँ, x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, x1 से x2 तक, और x1 से जब x2 x वेरी होता है तब उस दौरान उस ड्यूरेशन में y भी लगातार चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि y जो है y हैज़ टू बी ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। फंक्शन ऑफ x मीन्स कि हमें y और x का रिलेशन पता होना चाहिए कि y x पर किस तरह से डिपेंड करता है, ये हमें नोन होना चाहिए, तभी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और dx का मतलब क्या होता है, dx मतलब होता है कि x में एक स्मॉल चेंज लिया जाएगा, बहुत स्मॉल चेंज, ये छोटा सा चेंज dx लिया जाएगा, इतना छोटा, ये इमेजिन करेंगे कि जब x में चेंज हुआ dx तो फोर्स में चेंज लगभग नहीं हुआ, यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है कि फोर्स में इतना चेंज हुआ, बट dx जो होता है ये इनफाइनाइटली स्मॉल लिया जाता है, बहुत ही छोटा, ठीक है। तो जब dx बहुत छोटा लोगे यानी 2 पॉइंट्स ऐसे पास तो उस ड्यूरेशन में f लगभग कांस्टेंट रहेगा, ठीक। ये सारी चीज़ ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, बस तुम्हें यहाँ पर क्या चीज़ समझनी है कि अगर इस तरह का ग्राफ आता है, कोई अननोन शेप का ग्राफ आता है, तो उसमें हम इंटीग्रेशन टेक्निक से ही वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ भी वही काम करना होगा, एरिया अंडर द ग्राफ वर्क डन के बराबर है, दैट इज़ वेरी फाइन, बट एरिया कैलकुलेट हम यहाँ नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो हम इंटीग्रेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इंटीग्रेशन टेक्निक क्या बोलेगा कि तुम f जो x का फंक्शन है, ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ x, जैसे हमने यहाँ लिखा था ना y इक्वल टू एफ एक्स, ये f का मतलब फोर्स नहीं है, इसका मतलब y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो या ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, ठीक। तो वही हमने यहाँ लिख दिया एफ एक्स मतलब फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ x। तो एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, ये जो dx लिखा होता है इसका मतलब होता है d का यहाँ पर मतलब क्या है, dx मतलब हुआ x में स्मॉल चेंज, ठीक है, यानी चेंज होने वाली क्वांटिटी कौन सी है, x। तो x के रेस्पेक्ट में इस पार्ट को इंटीग्रेट किया जाता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, यानी जिसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रैंड है एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू x एंड x वेरीज फ्रॉम x1 टू x2। देखो ग्राफ में x की वैल्यू x1 से x2 तक चेंज होती है, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसको हम यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। कोई इजी एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी वो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला ही लिया था, मान लो कि हम वैसा ही एक एग्जांपल ले लें और कैलकुलेट करके तुम्हें दिखा देते हैं कि इंटीग्रेशन मेथड से वर्क डन कैसे निकाला जाता है। तो लेट ए फोर्स F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर, मान लो हमने ऐसा एक फोर्स ले लिया जो 1/x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी घटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, k/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k ले लिया तो k इंटू 1/x स्क्वायर यानी k/x स्क्वायर, ये हमारा फोर्स है। और यहाँ से पता चल रहा है कि f इज़ ए फंक्शन ऑफ x, देखो f x पर डिपेंड करता है, f इज़ ए फंक्शन
ऑफ x। ठीक है, तो f इज़ ए फंक्शन ऑफ x हमें नोन है, तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे? वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा, अभी कर देते हैं। देयरफॉर वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट x1 टू x2। ठीक है, तो वर्क डन बराबर क्या होगा? एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम x1 टू x2। तो अब fx यानी फोर्स की वैल्यू लिख दो। फोर्स की वैल्यू क्या थी? k बाई एक्स स्क्वायर dx। x1 से x2 x चेंज होता है। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है वो कॉमन आ जाता है इंटीग्रेशन में, तो बचा क्या? 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, x1 से लेकर x2। तो अब इंटीग्रेट करने के लिए जो बचा है वो क्या है? x टू द पावर -2 डी एक्स, x1 से लेकर x2। ठीक है, देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर था, हमने x की पावर -2 लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि जो इंटीग्रेशन का जो सबसे बेसिक फार्मूला है वो क्या है? देखो यहाँ लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन का जो सबसे बेसिक फार्मूला है वो ये है, x टू द पावर n को अगर इंटीग्रेट करना है तो फार्मूला क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, और फिर लिमिट अप्लाई की जाती है। x1 से x2 लिमिट थी, तो यहाँ x1 से x2 लिमिट अप्लाई की जाती। ठीक, लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं ऑलरेडी डिस्कस्ड है, फिर भी हम बताएंगे अभी दोबारा से। तो अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया? k तो हमारा कॉमन आ गया था इंटीग्रेशन में, x टू द पावर -2 इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, लिमिट इज़ फ्रॉम x1 टू x2। k इधर क्या आ गया? x टू द पावर -1 और इधर -1, x1 से x2 इसका लिमिट है। ये -1 को कॉमन ले लिया तो -k, और इधर क्या बचा? 1 बाई एक्स, एक्स टू द पावर -1 था तो हो गया 1 बाई एक्स। तो x1 से x2 इसकी लिमिट है। ठीक है, अब लिमिट कैसे अप्लाई की जाती है वो देखो। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? यहाँ जो फंक्शन आया है उसमें पहले अपर लिमिट लिखते हैं, मतलब x जहाँ आया वहाँ x की अपर वैल्यू लिखी जाएगी। तो इधर क्या हो जाएगा? 1 बाई x2। देखो x की अपर वैल्यू क्या थी? x2, और लोअर वैल्यू क्या थी? x1। तो यहाँ पे हमेशा माइनस रहता है। अपर लिमिट में वैल्यू क्या है? माइनस, लोअर लिमिट में वैल्यू क्या है? ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अगर क्वेश्चन में दिया होता x1 x2 की वैल्यू भी दी होती, ठीक है, मान लो कि x1 की वैल्यू थी, सपोज डिस्प्लेसमेंट था, तो मान लो था डिस्प्लेसमेंट था तो पहले वाली पोजीशन थी मान लो 4 मीटर और दूसरी वाली पोजीशन थी मान लो 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x1 x2 की वैल्यू दी है ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आ जाएगा -k 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 4, ये हमने लिमिट यहाँ अप्लाई कर दी। फिर इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। सॉल्व करने से एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, ऐसे x वैक्स के टर्म्स में नहीं आएगा। इधर सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो इधर एलसीएम निकालेंगे 6 और 4 का, कितना एलसीएम आ जाएगा? 12 आ गया। तो इधर क्या आएगा? 2, इधर क्या आएगा? 3। तो ये आंसर आ गया हमारा -1 बाई 12। के भी था ना इधर, के बाई 12 जूल। ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है। तो नेगेटिव वर्क हो सकता है, कैसे हो सकता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैलकुलेट करने का। तो इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल फोर्स से वर्क डन हमें आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उनमें बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ग्रेविटेशन होगा इसके बाद, उसमें काम आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भले ही एग्ज़ाम में डायरेक्ट इसको ना पूछा जाए, पूछ भी सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं भी पूछा गया तो भी ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैसे किया जाए। ठीक है।